गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामकरण थालोड इज हियर। अपन ने स्थिर विद्युतिकी में इससे पिछली क्लास में पढ़ा था आवेश क्या होता है, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में जब कोई धनावेश और ऋणावेश प्रवेश करता है तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका पथ क्या होता है, इस प्रकार की कंडीशंस और नेवी एयरफोर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया था। नेक्स्ट अपन एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखिएगा। दो आवेशित कण हैं जिनके ऊपर आवेश और द्रव्यमान समान है। ये कह रहा है कि उनके मध्य कोई भी बल नहीं लगता है, तो उस कंडीशन में उनके आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। देखो ये दो आवेश हैं, तो ये दोनों आवेशित कण हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित। इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए। इस आवेश के कारण कूलाम के नियम अनुसार ये दोनों सजातीय आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अपन ने आवेश के प्रॉपर्टी में एक पढ़ा है कि आवेश है उसका अस्तित्व बिना द्रव्यमान के नहीं है, तो इनका द्रव्यमान भी है, तो द्रव्यमान के कारण ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करेंगे तो इधर आएंगे और प्रतिकर्षित करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये कह रहा है कि इनके मध्य कोई बल नहीं लगता, इसका मतलब आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान के बराबर है। तो गुरुत्वाकर्षण बल F ऑफ G इक्वल्स टू F ऑफ P स्थिर विद्युत बल, तो इसका मान क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के अनुसार G m1 m2 बटा r स्क्वायर, दोनों आवेशों का मान द्रव्यमान बराबर है, तो G m1 m2 बटा r स्क्वायर बराबर, यहाँ पर स्थिर विद्युत बल K क्यू स्क्वायर बटा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर ये बन गया G m स्क्वायर इक्वल्स टू K क्यू स्क्वायर। यहाँ से K की वैल्यू पुट कर दें, तो K की वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपने पास वैल्यू निकालनी है Q बटा M की, तो यहाँ से देखिएगा Q स्क्वायर बटा M स्क्वायर, Q स्क्वायर बटा M स्क्वायर, तो ये इधर क्या बचा G इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये इसका आंसर आ गया Q बाई M बराबर अंडर रूट G इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, M द्रव्यमान और Q आवेश का एक कण विरामावस्था से विद्युत क्षेत्र में A त्वरण से गति करे तो L दूरी तय करने पर उसका वेग क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोई एक आवेशित कण है जो विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, शुरू में उसका प्रारंभिक वेग है वो 0 है, विराम अवस्था का मतलब प्रारंभिक वेग 0 है, उसके बाद में वो विद्युत क्षेत्र में A त्वरण से गति करने लगता है और कितनी दूरी तक चलता है, L दूरी तक चलता है। तो इसके लिए अपने पास ऐसे समीकरण हो, ऐसा सूत्र हो जो 2-3 राशियों को सम्मिलित करे, जिसमें अंतिम वेग हो, प्रारंभिक वेग हो, त्वरण हो, दूरी हो। तो देखिएगा ऐसा कोई संबंध याद करो एक सेकंड के लिए। गति की तृतीय समीकरण देखिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो गया। प्रारंभिक वेग है 0, तो v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2as, s की जगह कितना चल रहा है L। अब अपन को यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है F इक्वल्स टू Q इंटू ई, और F की जगह वैल्यू पुट कर देंगे MA, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से देखिएगा A की वैल्यू पुट कर दो, तो v स्क्वायर बराबर 2a की वैल्यू कितनी आई QE बटा M इंटू L, तो ये भी क्या आंसर आ गया 2QEL बटा M। क्लियर सबको। नेक्स्ट अपना पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनको दोनों नामों से जानते हैं। क्या होती है विद्युत बल रेखाएं, किस विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वो काल्पनिक वक्र हैं जिनकी स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। क्या कह रहा हूं, काल्पनिक रेखाएं जिनकी स्पर्श रेखा है
वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। आप ऐसे कोई भी काल्पनिक वक्र खींचते हैं, इसके किसी भी बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो ये स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये विद्युत क्षेत्र। देखो ये तो है स्पर्श रेखा और ये है काल्पनिक वक्र। जो काल्पनिक रेखा है वक्र है वही विद्युत बल रेखा है। ये विद्युत बल रेखा नहीं है, ये काल्पनिक जो वक्र है वो विद्युत बल रेखा है। पहला पॉइंट, ये काल्पनिक वक्र होते हैं, मतलब इनका वास्तविक में कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये 3D में होंगे, त्रिविमीय। तीसरा पॉइंट, ये कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो खुले वक्र होते हैं। कैसे वक्र होते हैं? खुले वक्र होते हैं। अपन बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं की तो वो बंद वक्र होते हैं। खुले वक्र का क्या मीनिंग है वो अगले पॉइंट में समझ में आएगा। धनावेश के लिए इस प्रकार का धनावेश होगा, उसके लिए धनावेश से शुरू होती है और कहां पर समाप्त होती है? अनंत पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती है। नहीं, एकल धनावेश की बात हो रही है। एकल धनावेश के लिए धनावेश से शुरू होंगे, अनंत पर समाप्त होंगे। अनंत से शुरू होंगी, ऋणावेश पर समाप्त होंगी। यदि दोनों आवेश उपस्थित है तो धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो इसके लिए इस प्रकार की होंगी। यह पॉइंट यहां से समझ में आएगा। ये बल रेखाएं कभी भी ऋणावेश से समाप्त शुरू होकर के धनावेश पर समाप्त नहीं होती है, मतलब ऋणावेश से कभी भी शुरू नहीं होती है। इसलिए ये हमेशा कैसा वक्र बनाती है? खुला वक्र। यदि इससे शुरू होकर के यहाँ समाप्त होती है तो ये बंद वक्र बना लेती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? यदि विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है तो वहां विद्युत क्षेत्र भी अधिक होता है। विद्युत बल रेखाओं की जहां संख्या ज्यादा होगी वहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। आवेश के नजदीक, आवेश के समीप इनकी संख्या अधिक होती है। आवेश के समीप यहां पर इनकी संख्या ज्यादा है। संख्या ज्यादा का क्या अर्थ है? मतलब ये पास पास है, सघनता अधिक है। वास्तव में अपन ये ऐसा कह सकते हैं, सघनता अधिक है। इनकी सघनता नजदीक नजदीक है और दूर जाने पर, यहां से पर दूर जाने पर ये एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। तो सघनता कम होने पर वहां पर विद्युत क्षेत्र का भी मान कम होगा। इजी सा पॉइंट है। नेक्स्ट, यदि एक दूसरे के समांतर हो और एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। बराबर हो आपस में दूरी और समांतर हो तो एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये विद्युत बल रेखाओं की विशेषता हुई, गुणधर्म हुए। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, इसी से रिलेटेड ही है, विद्युत फ्लक्स। क्या पॉइंट है अपना? विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या, विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या ही है। एक्चुअल में विद्युत बल रेखाओं से रिलेटेड ही जो क्वांटिटी है वो विद्युत फ्लक्स है। देखो, जैसे नदी में अपने को एक आयताकार फ्रेम रख दी और उसे जो पानी प्रवाहित हो रहा है उस पानी की जगह यहां पर अपन उसको कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स। उस फ्रेम से जो पानी प्रवाहित हो रहा है उसको अपन विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो यहाँ पर जो बल रेखा है उनकी संख्या को अपन विद्युत फ्लक्स का है। तो इसका क्या सूत्र होता है? डी फाई इक्वल्स होता है ई डॉट डी एस। यहाँ से डॉट हटाएंगे तो कॉस आ जाएगा, तो डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा भी आ जाएगा। यहाँ से इसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं। खुले पृष्ठ के लिए
और दूसरा है बंद पृष्ठ के लिए। खुले पृष्ठ के लिए वैल्यू क्या होगी, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा, और बंद पृष्ठ के लिए फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है थीटा क्या होता है। जहां थीटा क्या है, थीटा वेक्टर ई तथा डीएस। डीएस का अर्थ क्या है, अर्थात पृष्ठ के अभिलंब के मध्य कोण। डीएस का अर्थ है पृष्ठ के अभिलंब के मध्य कोण। मतलब ये जैसे पृष्ठ है तो इसका अभिलंब हुआ ये अभिलंब। जो डीएस क्षेत्रफल अल्पांश होता है उसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज है अभिलंब के मध्य कोण है, क्षेत्रफल के साथ नहीं है। यदि कई बार ऐसा दिया होता है वेक्टर ई तथा तल के मध्य कोण फाई, तो थीटा बराबर 90 माइनस फाई हो जाएगा। यदि अभिलंब की जगह तल वर्ड लिखा हुआ है, तल या सतह, सतह भी हो सकता है, तल या सतह हो सकता है, तब ये फाई दिया होगा और आपको थीटा के लिए इसको 90 में से गठा देना है। फॉर एग्जाम्पल अपन एक क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले छोटी सी एक बात और बता देता हूं। फाई है वो कौन सी राशि है, अदिश, अदिश है, और इसका मात्रक यहां से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो मात्रक क्या है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम और इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का एक दूसरा मात्रक और होता है, वो क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, इसकी जगह वोल्ट पर मीटर लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो दूसरा मात्रक आ गया वोल्ट इंटू मीटर। फ्लक्स की दो वैल्यू हो सकती है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। यदि बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स, बताओ कैसे होगा, अंदर जो प्रवेश करेगा वो फ्लक्स होगा ऋणात्मक और बाहर निकलने वाला फ्लक्स वो होगा धनात्मक। अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स कैसा, ऋणात्मक। एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूं। मान लीजिए किसी सतह का क्षेत्रफल है 15 मीटर स्क्वायर, ए बराबर दिया हुआ 15 मीटर स्क्वायर। यह आयताकार पृष्ठ है जो वेक्टर ई बराबर 10 न्यूटन पर कूलम में क्षेत्र के लंबवत रखा गया। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। एक पृष्ठ है आयताकार, उसको विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो उसे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। यहां दीजिएगा लंबवत का अर्थ हो गया सामान्यतः 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो cos 90 जीरो हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, पृष्ठ या तल वर्ड दे, उस स्थिति में यह कोण देगा फाई, और फाई की वैल्यू यहां पर कितनी दी हुई है 90। तो एक्चुअल में थीटा कितना हो गया, जीरो। तो थीटा की वैल्यू होगी थीटा बराबर 90 माइनस 90 बराबर जीरो। तो यहां पर फाई की वैल्यू, फाई इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा। तो ए की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू 15 और कोस 0 1 हो गया, तो ये 150 वैल्यू आ गई न्यूटन
बटा कूलॉम इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है अपना गाउस का नियम। तो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर ये ध्यान रखिएगा, कोण का बहुत ही बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, गलत हो सकता है। गाउस का नियम, गाउस का नियम क्या कहता है? तो सबसे पहले तो आएगी गाउस का नियम, शर्त लिखाऊंगा पहले कि यदि ये शर्त अप्लाई होती है तो ये नियम लगेगा। गाउस नियम के लिए शर्त है पृष्ठ है वो बंद होना चाहिए। पृष्ठ क्या होना चाहिए? बंद। और उसी बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं? गाउसीय पृष्ठ। तो क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स का मतलब फाई बराबर उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर फाई की वैल्यू बंद पृष्ठ है तो अपन क्या लिखेंगे? ई डॉट डी एस इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रट्टा मार देते हैं लेकिन समझते नहीं है, न पूछते। यहां पर दो सिंबल है, एक इंटीग्रेशन समाकलन का, एक समेशन सिग्मा। इसका भी अर्थ जोड़ और इसका भी अर्थ जोड़। जब काम दोनों का एक ही है तो दो सिंबल का यूज क्यों? काम जब दोनों का एक ही है तो दो सिंबल क्यों? बस फर्क यही है, या आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ये 10th में पढ़ा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं दोनों में अंतर क्या है। ये जो समाकलन आता है वो सतत राशियों के जोड़ की प्रक्रिया है। सिग्मा है वो विविक्त राशियों के जोड़ की प्रक्रिया है। इससे पहले वाली क्लास में मैं बता चुका हूं आपको कि आवेश है वो एक विविक्त राशि है, इसके सभी मान संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपने क्वांटीकृत राशि के कारण समेशन यूज लिया है और यहाँ पर ये समाकलन यूज लिया है। ये इसकी शर्त है गाउस नियम की। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। जो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो जो पृष्ठ है उसमें आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करेगा। ये Q1 Q2 Q3 किस प्रकार से हो सकते हैं, तो ये वितरण पर निर्भर नहीं, आवेश की जो आकृति है उस पर नहीं, आकार है उस पर नहीं, जो इसके बाहर आवेश होगा जैसे यहाँ पर कोई होगा उस पर नहीं, बाह्य आवेश पर निर्भर नहीं। ये इतने जो पॉइंट मैंने बताए हैं इन पर फाई डिपेंड नहीं करेगा, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इन पर डिपेंड नहीं, तो निर्भर करेगा किस पर? तो निर्भर करता है, निर्भर है केवल किस पर? परिबद्ध आवेश पर। जो इससे परिबद्ध आवेश है, जो पृष्ठ के अंदर आवेश है, उसके कुल बीजगणितीय योग पर। समेशन क्यू का मतलब है यहां पर बीजगणितीय योग। हो सकता उसमें कुछ धनावेश हो कुछ ऋणावेश हो, तो अपन को सभी का बीजगणितीय योग करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें? जो ये पृष्ठ दे रखा है, इस पृष्ठ के बाहर कोई भी आवेश है तो पृष्ठ के बाहर जो आवेश है उसके कारण इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र हो सकता है, लेकिन फ्लक्स में उस आवेश का कोई योगदान नहीं है। इस आवेश के कारण, इस Q4 के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो बाह्य आवेश के कारण, बाह्य आवेश से E उत्पन्न होगा पर फाई में योगदान नहीं। नेक्स्ट चौथा, बहुत बार ये कंफ्यूज कर देता है पॉइंट। अपने पास यहां पर दिया होता है ये इस प्रकार से कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक घन रखा हुआ है, अपन उसके घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते रहते हैं क्योंकि इसमें पूछा जाता है उससे निर्गत फ्लक्स क्या होगा।
घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन कैलकुलेट करते रहते हैं, जबकि इसका आंसर वेरी इजी, यूनिवर्सल आंसर जिसकी इंडिया ने खोज कर रखी है, ये लो इतना बताते तो सबको ध्यान आ गया, 0। कब? जब इससे परिबद्ध आवेश 0 हो। ध्यान रखना है किसी भी विद्युत क्षेत्र, वो विद्युत क्षेत्र एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। दोनों के अंदर यदि कोई बंद पृष्ठ रखा हुआ है और उसमें कोई आवेश नहीं है तो उससे परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा, बस आप जुड़े रहे साथ। अब देखो आपको एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक मैं बता रहा हूं, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं, फिर भूल जाते हैं, अगेन एंड अगेन भूल जाते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं भूलेंगे आप जिंदगी भर। तो अब देखो, ये इसमें 4 कंडीशंस हैं। एक घन है, उसमें निम्न 4 स्थितियों पर आवेश को रखा गया है। सबसे पहले घन के केंद्र पर रखा गया, तो जब घन के केंद्र पर रख दिया तो आवेश अपने आप ही बंद हो गया। तो अपने को आवेश को बंद करने के लिए कितने घन की आवश्यकता हुई? 1। आपको केवल एक चीज याद रखनी है और कुछ खास नहीं है। दूसरी स्थिति है, बस ये क्रम ध्यान रखना है। ये जो क्रम दिया है, पहला केंद्र, दूसरा फलक, तीसरा भुजा, चौथा कोना। केंद्र, फलक, भुजा, कोना, बस ये 4 नाम ध्यान रखने। यह ऐसे याद रख लो, केंद्र पर है, थोड़ा सा आवेश खिसकेगा, कहां जाएगा? फलक पर जाएगा, फिर फलक से चलेगा तो कहां जाएगा? भुजा पर, फिर भुजा से चला जाएगा कहां पर? कोने पर। बस आ गया आंसर। कितने देखिए? 4 और 4 8 क्वेश्चन हो गए, केवल ये क्रम ध्यान रखते। 1 को दुगुना कर दो 2, 2 का दुगुना कर दो 4, 4 का दुगुना कर दो 8। 5 बराबर कुछ नहीं करना, Q/ε0 सब में आएगा। गाउस कहता है ना, तो आपको क्या टेंशन है, बस वो लिख दो। ये राशि यहां लिख दो, तो इसमें तो लिखना नहीं कुछ भी, और इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा। क्योंकि इसमें 2 घन है तो 1 घन से पूछा ना, ऊपर देखो 1 घन से निर्गत फ्लक्स। इसमें 4 है तो 1 का हो गया 1/4, इसमें 8 है तो 1 का हो गया 1/8। नेक्स्ट, एक घन में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6। तो ये 6 फलक से निर्गत है, तो एक फलक से हो गया 5 बराबर Q/6ε0। अब आगे देखो, आगे वाले ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ये मान याद रहने वाले नहीं है, कितना ही रट्टा मार दो फिर भूल जाओगे, अब नहीं भूलोगे। 1 कम करके प्राप्त संख्या के डबल का भाग, बस आ गया आंसर। 1 कम करके प्राप्त संख्या के डबल का भाग देना है। कितना है? 6, तो 6 में से 1 कम कर दो, कितना हुआ? 5, 5 का डबल 10, तो 10 का भाग दे दो। यहां देखो, याद रहे तो ठीक है, वैसे 1 का डबल 2 हो गया, लेकिन फिर भी अब देखो, ये रहा, उधर इस 1 का डबल किया, अब करो 2 का डबल। ठीक है, तो देखो इसमें से ये घटा दो, तो घटाओ 2, 10 में से 2 8, 8 का डबल 16, बस हो गए। यहां पर 1 घटाना है और यहां पर 2 घटाना है। यहां घटाओ 4, तो 16 में से 4 घटाओ
12 का डबल कर दो 24, तो बस हो गया आंसर। ये ट्रिक है, ये डाटा कभी याद नहीं रहेंगे। तो ये जो है वो घटाना है, उसका डबल करना है। ये 2 है तो 2 घटा दो, 8 है, 8 का डबल हो गया 16, भाग दे दिया, 4 घटा दिया, 16 में से 4 गया 12, 12 का डबल आ गया 24। ठीक है, ये 4 4 8 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अपना पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखो यहां पर अपने पास विद्युत द्विध्रुव में 3 कंडीशंस हैं। पहला नाम क्या है कि आवेश का परिमाण। तो आवेश का परिमाण कैसा होना चाहिए बच्चों, समान। आवेश का परिमाण होना चाहिए समान। प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत। और उनके मध्य दूरी कैसी होनी चाहिए, अलग। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इसको। तो आवेशों का जो परिमाण है वो समान, जो प्रकृति है, नेचर है, वो विपरीत, और मध्य जो दूरी है, आवेशों के मध्य दूरी है, वो क्या होनी चाहिए, अत्यल्प होनी चाहिए, अत्यल्प। इस प्रकार का आवेशों का जो युग्म जोड़ा है उसको अपन क्या कहते हैं, द्विध्रुव। इस प्रकार से ये ऋणावेश है और ये धनावेश है, ये इसका द्विध्रुव का केंद्र है और ये इनके बीच की दूरी 2 है। द्विध्रुव आघूर्ण, तो वो क्या होगा बच्चों, एक आवेश का परिमाण कितना हो गया क्यों, और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल। इसकी दिशा है वो हमेशा होती है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। तो ये एक सदिश राशि हुई तभी तो दिशा होगी। तो सदिश रूप में इसको ऐसा लिखा जाएगा 2a/q/r। ये एकांक सदिश है जिसकी दिशा है -q से +q। तो P राशि हो गई सदिश, इसका मात्रक हो गया कूलाम × मीटर। तो C बड़ा और M छोटा, और इसका विमेय सूत्र हो गया A1T1। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को सोल्व करते समय ये गलती कर देते हैं। यहाँ पर C बड़ा आएगा, M छोटा आएगा। जैसे कई बार दिया होता है 20 सेंटीमीटर, तो इसमें C और M दोनों छोटे हैं, और यदि कूलाम × मीटर दिया होगा तो ये आएगा 15 C बड़ा M छोटा। तो ये ध्यान रखना है इसमें, ये वैल्यू पुट करते समय। अब आगे इसमें अपने पास जैसे विद्युत द्विध्रुव को अपन विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं वो देखते हैं। तो देखो कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उसके ऊपर कार्यरत बल आघूर्ण का मान वेक्टर टो बराबर P×E। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। यदि इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, एन कैप है वो P और E के लंबवत एकांक सदिश है, और यह इसको ऐसा लिख दो टो बराबर सदिश रूप में टो बराबर P साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 पुट करो तो टो 0 आ गया, थीटा की वैल्यू 90 पुट करो तो टो की वैल्यू मैक्सिमम आएगी P, और थीटा बराबर 180 पुट करोगे तो टो की वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन, द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, तो कार्य की वैल्यू ये आएगी टो बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। इसी से अपने इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये वैल्यू होती है W बराबर इंटीग्रेशन टो इंटू डी थीटा, θ1 से लेकर के θ2। ये इसका डेरिवेशन कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखें।
लेकिन सामान्यतः जनरली अपने पास ये होता है कि इसको 0 डिग्री से घुमाया जाता है, तो θ1 की वैल्यू आप 0 पुट कर दें और θ2 है वो थीटा पुट कर दें, तो W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा, ये अधिकांशतः काम आएगा। तो अब थीटा की वैल्यू ये 3 जगह पुट कर दें, तो थीटा कितना पुट करेंगे शुरू में 0, तो कोस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0। यहाँ पर 90 पुट करो तो कोस 90 0, तो W बराबर आ गया P कोस 180 माइनस 1, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1 और 1 2, तो W बराबर हो गया 2P। तो ये कार्य की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए देखो आपको कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना है। ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें θ1 तो पुट कर दो 90 और θ2 पुट कर दो थीटा, तो बोलो वैल्यू क्या आएगी, तो W है वही क्या बन जाएगा, U बन जाएगा। जो कार्य है वही क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर PE कोस 90 0 माइनस कोस थीटा, तो यह आ गया U बराबर माइनस का PE कोस थीटा, और इसको सदिश रूप में आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस का P डॉट T। ये लो आ गया आंसर। अब इसकी वैल्यूज पुट करते जाओ, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 पुट करते U बराबर क्या आ गया बोलो बच्चों, माइनस PE, ये कोस 90 0 और कोस 180 U बराबर माइनस 1, कोस 180 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो U बराबर हो गया P। तो ये प्लस ये वैल्यू मैक्सिमम और ये वैल्यू मिनिमम। ये यहां पर एक कंसेप्ट है, ट्रिक है, जो भी है आप याद रखें। फिजिक्स में किसी भी निकाय की ऊर्जा जितनी ज्यादा कम होगी, मतलब निकाय की ऊर्जा ऋणात्मक में, तो उसका जो स्थायित्व है वो मैक्सिमम होगा। जितनी ज्यादा नेगेटिव उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। मैकेनिक्स में भी आएगा, इससे आगे मैग्नेटिज्म का चैप्टर है उसमें भी आएगा। जितनी एनर्जी नेगेटिव उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा। तो इसकी एनर्जी ऋणात्मक में, तो ये इसका स्थायी संतुलन है, स्थायी संतुलन। ये इसका अस्थायी संतुलन है। बच गया बीच वाली कंडीशन, ये असंतुलन में है, संतुलन में नहीं है। स्थायी संतुलन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मान लो ये कटोरा है और इसके अंदर गेंद रखी हुई, इसको किधर भी विस्थापित कर दो ये अंत में यहीं आनी है। तो ये स्थायित्व की कंडीशन है, इसकी स्थायित्व की, ये इधर ही आएगी, स्थायी संतुलन हुआ। ऐसा ही इस कटोरे को उल्टा रख करके गेंद को यहां रख दें, तो ये एक बार तो संतुलन में है, लेकिन यहां से विस्थापित करने के बाद किसी भी स्थिति में ये यहां नहीं आएगी, तो ये इसका अस्थायी संतुलन हुआ। नेक्स्ट, अपन इसमें एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कंडीशन और बता देता हूँ उदासीन बिंदु की, और फिर मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। तो देखो उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु क्या होता है, जहां विद्युत क्षेत्र 0 हो, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी हो 0, और भी आएगा तो आप शॉर्ट में याद रखें उदासीन बिंदु जहां क्षेत्र 0 हो, गुरुत्वीय क्षेत्र 0 हो वो भी उदासीन बिंदु होगा। जहां चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ेंगे, जहां B बराबर 0 वो भी चुंबकीय क्षेत्र का उदासीन बिंदु होगा। तो जहां क्षेत्र 0 हो उसको उदासीन बिंदु कहा जाता है। बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूं इसके लिए, आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। कैसे ज्ञात करें उदासीन बिंदु, देखें तो सजातीय आवेशों के लिए ये दो सजातीय आवेश हैं, या तो दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है।
तो उनके लिए उदासीन बिंदु बीच में होगा, मध्य में किसी भी बिंदु पर होगा, मतलब उनको मिलाने वाली रेखा पर होगा कहीं ना कहीं ने। तो इसमें ये दोनों सजातीय आवेश हैं, तो ये बीच में न्यूट्रल पॉइंट n है। Q1 से इसकी दूरी x1 है, तो अपन को x1 कैलकुलेट करना है। x1 बराबर x, ऐसे x2 बराबर x बट्टा, यहां तक सिमिलर, ध्यान रखें, नो डाउट। रूट, फिर रूट से बाहर प्लस और फिर 1, इधर भी रूट और फिर बाहर प्लस 1, क्लियर। अब देखो अपनी किसी से अनबन हो जाती है, मतलब दुश्मन हो जाता है, तो अपन एनी टाइम क्या चाहते हैं कि ये नीचे गिरे, ये किसी भी कंडीशन में ऊपर न उठे, मतलब उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, इरिटेशन करते हैं उससे। तो उसी टाइप से दुश्मन को आप कहाँ गिराना चाहते हैं, नीचे। तो जिससे दुश्मनी निकालनी है उसको कहाँ पटकते हो, नीचे। सेम एज, याद रखो इसको, जिससे आवेश से दूरी निकालनी है उसको नीचे पटक दो, जिससे दुश्मनी निकालनी है उसको नीचे पटक दो। उसी प्रकार से जिस आवेश से दूरी निकालनी है उसको नीचे पटक दो। तो आपको दूरी किससे निकालनी है, Q1 से, Q1 को नीचे तो Q2 पर। यहाँ पर दूरी किससे, Q2 से, Q2 यहाँ तो Q1 यहाँ, ये आ गया आंसर। यहाँ पर देखो विजातीय आवेशों के लिए उदासीन बिंदु हमेशा उनको मिलाने वाली रेखा के बाहर होगा, यहां होगा। तो L बराबर कैसे निकालेंगे, ये इनके बीच की दूरी है x, तो L बराबर x बट्टा, किससे दूरी निकालनी है, Q1 से, तो Q1 को तो नीचे पटकना। विजातीय आवेशों के लिए यहां माइनस आ जाएगा बस, और रखना है यहां पर ये मोड है, परिमाण है, ये आवेशों का परिमाण काम में लेना है। क्लियर। खास बात क्या है, यह उदासीन बिंदु है, सदैव छोटे आवेश के नजदीक होगा, सदैव छोटे आवेश के नजदीक। यदि अपन को Q2 से ये दूरी चाहिए होती है, दोनों के लिए ये पॉइंट, इसके लिए भी है और इसके लिए भी, दोनों के लिए ये बात सही है। उदासीन बिंदु सदैव छोटे आवेश के नजदीक होगा। यदि अपन को Q2 से ये दूरी चाहिए तो इसमें x जोड़ दो, नो डाउट, आ गया आंसर। इसी से रिलेटेड अपन ने इक्वेशन देख रखा है इधर, ए से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करो जहां पर विद्युत क्षेत्र 0, कौन से पूछा है, ए से। तो ए पर अपन को आवेश दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, और मान लीजिएगा यहां आवेश दे रखा है 90 माइक्रोकूलम। तो x1 बराबर x बटा रूट किससे पूछा है, 10 से, तो 10 को नीचे पटको, बचा कौन सा, 90। मात्रक रखने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों का माइक्रोकूलम में कैंसिल हो जाएगा, +1। x1 बराबर x की वैल्यू पुट कर दो, 80 बटा, ये बोलो कितना है, 9, 9 का रूट 3, 3 + 1 4, तो x1 बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो कॉमन बताया उस वो वहां पर वेरीफाई हो रहा है। कैसे, इससे है ये 20, तो इससे कितना हुआ बोलो, 60, हुआ कि नहीं हुआ, छोटा आवेश है उसके नजदीक हो गए। ये इस प्रकार से कोई समबाहु त्रिभुज है, मान लो ABC, इसके कोनों पर ये इस प्रकार से आवेश दिए है, तो समबाहु त्रिभुज में इस प्रकार से आवेश स्थित है, तो उसका परिणामी द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होगा। तो देखो इस आवेश को अपन यहाँ पर दो भागों में बांट लेंगे, -q और -q। तो एक द्विध्रुव तो ये बन गया जिसकी दिशा होती है ऋणावेश या धनावेश q, तो ये हो गया पहला P1 बराबर q × L। ये दूसरा द्विध्रुव हो गया, ये हो गया P2 बराबर q × L। समबाहु त्रिभुज है तो नो प्रॉब्लम, सभी कोण बराबर होंगे 60 डिग्री के। द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम लगा देंगे, √P1² + P2² + 2P1 P2 cos 60 डिग्री, थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ये दोनों बराबर है, तो P1 की जगह भी P
और P2 की जगह भी ऐसा कर दो, P1 बराबर P2 बराबर P नोट। तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो देखो P नोट का स्क्वायर प्लस P नोट का स्क्वायर प्लस 2 P नोट का स्क्वायर और इंटू cos 60 हो गया 1/2। ये हो गया कैंसिल। तो P बराबर बोलो कितना आया, P नोट √3 और P नोट की वैल्यू रख दो। P नोट की वैल्यू कितनी है, ये रहा Q इंटू एल। तो Q इंटू एल इंटू √3। तो आज की क्लास में अपन ने गाउस का नियम पढ़ लिया, उसके मुख्य बिंदु पढ़ लिए, विद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया। विद्युत द्विध्रुव है जब एक समान विद्युत क्षेत्र में होता है तो उसमें कंडीशंस होते हैं, वो पढ़ ली। यहां पर उसके ऊपर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, उसको घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य कितना होता है, ये सारे बिंदु आ गए। यदि विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रख दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। यदि विद्युत द्विध्रुव है विद्युत द्विध्रुव है एक समान विद्युत क्षेत्र में है तो उसके ऊपर नेट जो बल होता है वो 0 होता है और टो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब वो केवल और केवल बल घूर्णी अनुभव करता है, किसमें, एक समान विद्युत क्षेत्र में, और दूसरा असमान विद्युत क्षेत्र में। असमान विद्युत क्षेत्र में ये भी नॉट इक्वल टू 0 होता है और टो नॉट इक्वल टू भी 0 होता है, तो वो दोनों अनुभव करता है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो बल भी अनुभव करता है और बल आघूर्ण भी अनुभव करता है। ये क्वेश्चन एक बार नेवी में पूछा हुआ है, ध्यान रखिए। यहां से आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।